1966 में अक्टूबर की एक ठंडी रात में फ्लोरिडा के तल्हासी के शांत रेजिडेंशियल एरिया में एक भयानक घटना घटी। सिम्स फैमिली के मेंबर्स रॉबर्ट, हेलेन और उनकी 12 साल की बेटी जॉय को 641 म्यूरियल कोर्ट में उनके ही घर में बेरहमी से हत्या कर दी गई। उनके हाथ बंधे हुए थे, मुंह में कपड़े ठूंसकर और गोली मारकर हत्या की गई थी। उनकी डेड बॉडी जिस हाल में मिली थी, इस चीज ने पूरे कम्युनिटी को झकझोर कर रख दिया। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेटर्स मामले की तह तक पहुंचे, उन्हें कई हैरान करने वाले क्लूज मिले और फिर डेड एंड्स, जिससे सिम्स फैमिली की हत्या फ्लोरिडा के इतिहास में सबसे पेचीदा और हॉन्टिंग कोल्ड केसेस में से एक बन गई। दशकों बाद भी अनसुलझा यह भयानक ट्रिपल होमिसाइड एक सवाल छोड़ती है, ऐसा हेनस क्राइम किसने किया होगा और क्यों? यह मर्डर केस तल्हासी के इतिहास में सबसे चौंकाने और संस्कृति को बदलने वाली हत्या में से एक है। पुलिस अभी तक इस केस को सुलझा नहीं पाई है। हम आपको बताएंगे सिम्स फैमिली डायनामिक्स और उनके साथ हुई घटना के बारे में। आखिर उस रात में क्या हुआ था जिसने शांत तल्हासी शहर को पूरी तरह हिलाकर रख दिया था? तो चलिए डिटेल में इस ट्रिपल मर्डर की केस स्टडी करते हैं। यह कहानी फ्लोरिडा स्टेट, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का 27th स्टेट है, के एक शहर तल्हासी की है। सन 1960 के दशक में अमेरिका का तल्हासी शहर एक ऐसा शहर था जिसे बहुत ही शांत और सुरक्षित माना जाता था। यहाँ के लोग एक दूसरे के बारे में अच्छी तरह से जानते थे और आपस में घुल मिलकर रहते थे। यहाँ पर अपराध की घटनाएं ना के बराबर होती थीं, इसलिए लोग अपनी सुरक्षा को लेकर कभी चिंतित नहीं थे। कुल मिलाकर तल्हासी शहर लोगों के रहने और बच्चों के पालन पोषण के लिए अच्छी जगह थी। 60 के दशक में यहीं पर 5 लोगों का एक छोटा सा परिवार रहता था। इस परिवार के मुखिया थे रॉबर्ट 42 साल और उनकी पत्नी हेलेन सिम्स 34 साल और उनकी 3 बेटियां जेनी 17 साल, जूडिथ 16 साल की और तीसरी बेटी जॉय जिसकी उम्र 12 साल थी। रॉबर्ट सिम्स फ्लोरिडा के एजुकेशन डिपार्टमेंट में बतौर टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट के रूप में कार्यरत थे। उनकी वाइफ हेलेन तल्हासी के सबसे बड़े और पुराने चर्च में सेक्रेटरी और पियानिस्ट रूप में काम कर रही थी और उनकी तीनों बेटियां पास के ही एक स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। सिम्स फैमिली आस पड़ोस में रिच और रिस्पेक्टेड फैमिली थी। परिवार के लोग आपस में खुश थे। सिम्स फैमिली में किसी तरह की टेंशन नहीं थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर दिन आया 22 अक्टूबर 1966 का दिन। आज के दिन शहर में एक बड़े फुटबॉल मैच ऑर्गेनाइज किया गया था। यह मैच फ्लोरिडा स्टेट और मिसिसिपी स्टेट के बीच में खेला जाना था। इस मैच का क्रेज इतना ज्यादा था कि शहर के लगभग सभी लोग मैच देखने स्टेडियम गए हुए थे और जो लोग स्टेडियम नहीं जा सके, वो लोग घर पर ही टेलीविजन और रेडियो के माध्यम से मैच को एंजॉय कर रहे थे। इस मैच को देखने के लिए रॉबर्ट सिम्स अपने परिवार के साथ स्टेडियम जाने वाले थे, लेकिन उन्हें दूसरे दिन चर्च में किसी प्रोग्राम के लिए सुबह जल्दी जाना था, इसलिए वे स्टेडियम ना जाकर घर पर ही अपनी वाइफ और छोटी बेटी जॉय के साथ रेडियो पर मैच का आनंद ले रहे थे। और उनकी दोनों बड़ी बेटियां पास के ही किसी फैमिली फ्रेंड के घर पर उनके बच्चों के देखभाल या कहले बेबी सिटिंग के लिए गई हुई थी। दरअसल उस परिवार के मेंबर्स शहर में हो रहे फुटबॉल मैच को देखने के लिए स्टेडियम गए हुए थे, इसीलिए उनके छोटे बच्चों के देखभाल के लिए जेनी और जूडिथ उनके घर गई हुई थी। मैच 11 बजे आसपास खत्म हो गया, जिसमें फ्लोरिडा टीम ने मिसिसिपी टीम को 10-0 से हरा दिया। जेनी करीब 11:15 पर अपने घर पहुंचती है। जब वह दरवाजा खोलकर अंदर जाती है तो घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा था। टेबल पर आधी खाली कप कॉफी की पड़ी थी। रेडियो चल रहा था, लेकिन उसके आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था। वह अपनी माँ और बहन को आवाज लगाती है, लेकिन बदले में उसे कोई जवाब नहीं मिलता है। जब वह उन्हें ढूंढते हुए मास्टर बेडरूम में पहुंचती है तो वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसके पिता रॉबर्ट सिम्स बेड पर पड़े हुए थे। उनके दोनों हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए थे, आंख पर पट्टी बांधी गई थी और मुंह में कपड़े ठुसे हुए थे। लेकिन इससे भयानक ये था कि रॉबर्ट के सर में गोली मारी गई थी और बेड पर चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। बेड के नीचे फर्श पर उसकी मां हेलेन सिम्स अनकॉन्शियस पड़ी थी। उनके ठीक बगल में उसकी छोटी बहन जॉय सिम्स पड़ी थी। इन दोनों के भी हाथ बंधे थे और इनके सर पर भी गोली मारी गई थी। हेलेन के सर और पैर दोनों पर गोली लगी थी, लेकिन सबसे टेरिबल सिचुएशन जॉय की थी। जॉय को सर पर तो गोली मारी ही गई थी, इसके अलावा उसके पेट में 6 बार चाकू मारा गया था। यह सब देखकर जेनी बुरी तरह घबरा जाती है
और वह तुरंत भागकर इमरजेंसी के लिए रसल बीविस नाम के व्यक्ति को फोन करती है। रसल बीविस मरे हुए व्यक्ति के अंतिम संस्कार के लिए एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड कराते थे। जेनी का बीविस को कॉल करने का कारण यह था कि 60 के दशक के समय तल्हासी में इमरजेंसी सिचुएशन के लिए कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं था। जेनी ने रसल को घबराते हुए सारी बात बताई और कहा कि उसे बहुत डर लग रहा है, प्लीज आप जल्दी यहां आए। यह कहकर जेनी ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। इसके कुछ देर बाद ही रसल अपने बेटे रॉकी के साथ जेनी के घर पहुंचते हैं। रसल वहां पहुंचते ही रॉबर्ट सिम्स और उनकी वाइफ हेलेन और बेटी जॉय के हाथ खोलते हैं, उनके आंखों से पट्टी हटाते हैं और चेक करते हैं कि कोई जिंदा है या नहीं। जॉय सिम्स की मौत तो पहले ही हो चुकी थी, लेकिन रॉबर्ट और हेलेन की सांसें अब भी चल रही थी। लेकिन रसल बेविस के पहुंचने के कुछ ही समय बाद ही रॉबर्ट सिम्स की मौत हो जाती है, लेकिन हेलेन सिम्स अभी भी जिंदा थी। उन्हें फौरन अस्पताल पहुंचाया जाता है। हेलेन 9 दिन कोमा में रहने के बाद उनकी ट्रैगिक डेथ हो जाती है। इस घटना की जांच के लिए आधी रात को सबसे पहले सिम्स हाउस पहुंचने वाले तल्हासी पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर ईसी डेनी थे। जांच के दौरान घर में फोर्स्ड एंट्री के कोई सबूत नहीं मिले और न ही घर से कोई सामान गायब था, जिससे चोरी की आशंका को तुरंत खारिज कर दिया गया। जांच में तल्हासी पुलिस डिपार्टमेंट और लोकल पुलिस के बीच कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होने के कारण सैकड़ों पुलिस ऑफिसर्स का आना जाना लगा रहा। इस लापरवाही की वजह से क्राइम स्पॉट कंटेमिनेटेड हो गया, जिसके कारण घटना से जुड़े कई क्रूशल एविडेंस मिट गए। शायद यही कारण था कि कातिल नहीं पकड़ा गया। इस घटना के बाद तल्हासी के लोगों के अंदर डर बैठ गया। जहां पहले लोग अपने घरों के दरवाजे सभी के लिए खुले छोड़ दिए थे, अब लोगों ने घरों में ताले लगाने शुरू कर दिए। लोग पहले जैसे मिलनसार नहीं रहे। बच्चे अकेले बाहर जाने से डरने लगे। हार्डवेयर की दुकान पर सेल्फ डिफेंस के हथियार मिलने लगे। हैलोवीन का त्योहार भी कैंसिल कर दिया गया। लोगों के अंदर डर के देखते हुए पुलिस की कुछ टीमों को पेट्रोलिंग के लिए लगा दिया गया और इधर हत्यारे की खोज के लिए पुलिस ने अपना दायरा बढ़ा दिया। जहां पहले पड़ोसियों से पूछताछ की जा रही थी, वहीं अब पुलिस ने पास के जंगलों में भी अपनी खोज शुरू कर दी। जंगल में मौजूद एक तालाब को इस उम्मीद में सूखा दिया गया कि शायद हत्या में इस्तेमाल किया गया कोई हथियार या कोई सबूत मिल जाए जिसकी मदद से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तमाम कोशिशों के बावजूद हत्या से संबंधित कोई सुराग नहीं मिला। यहां तक लोकल अथॉरिटी के द्वारा इनाम की घोषणा भी की गई, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे यह केस ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि हर केस में कोई ना कोई सस्पेक्ट जरूर होता है जिस पर लोगों को संदेह होता है। ऐसे ही इस केस में भी कुछ सस्पेक्ट्स हैं जो कि कातिल हो सकते हैं। हालांकि उनके खिलाफ पुलिस को कोई ठोस सबूत नहीं मिले जिससे यह साबित हो जाए कि कातिल यही है। फिर भी संभावना जताई जाती है कि हो ना हो कातिल इसी में से कोई एक रहा होगा। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो सस्पेक्ट्स जिससे पुलिस ने पूछताछ की। सस्पेक्ट 1, सीए रॉबर्ट। इस केस के पहले सस्पेक्ट थे सीए रॉबर्ट, जो तल्हासी के सबसे पुराने चर्च के पादरी थे। यह वही चर्च था जिसमें हेलेन सेक्रेटरी थी। लोगों के बीच अफवाह थी कि रॉबर्ट का कई महिलाओं के साथ अफेयर था। हेलन की मौत से पहले उन्होंने अपने पोस्ट से रिजाइन कर दिया था। हालांकि हेलन के रिजाइन का क्या रीजन था, ये नहीं पता चल पाया, लेकिन लोगों का अनुमान था कि रॉबर्ट ने हेलन के साथ छेड़छाड़ की होगी। लेकिन जल्दी ही रॉबर्ट को सिम्स फैमिली की हत्या के सस्पेक्ट लिस्ट से हटा दिया गया, क्योंकि जिस रात हत्या हुई थी उस समय रॉबर्ट खुद फुटबॉल मैच देखने के लिए स्टेडियम गया हुआ था और वहां पर कई बार मैच देखते हुए कैमरे में कैद हुआ। हालांकि बीच में कुछ समय के लिए गायब था, लेकिन कुछ समय बाद वह वापस आ गया। रॉबर्ट जितनी देर के लिए गायब था, उतनी देर में सिम्स फैमिली की हत्या करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए उसे छोड़ दिया गया। सस्पेक्ट 2, रॉबर्ट हॉवेल्स। हत्या के कुछ सालों के बाद रॉबर्ट हॉवेल्स नाम के शख्स ने अपनी बीवी पेगी के सामने कबूल किया कि उसने ही सिम्स फैमिली का मर्डर किया है। रॉबर्ट हॉवेल्स ने बताया कि उसने यह मर्डर 1966 में तब किया जब वह हनीमून के लिए तल्हासी आया हुआ था। उसका एक लोकल स्टोर पर हेलेन के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। उसके बाद वह हेलेन का उसके घर तक पीछा किया और बाद में उसका मर्डर कर दिया। पेगी को उसकी बात पर यकीन था, क्योंकि उसका पति एक वायलेंट टेंडेंसीज का व्यक्ति था और जब वह शराब पीता था तो और वायलेंट हो जाता था।
इसीलिए पेगी पुलिस के पास गई और सारी बात बता दी। पुलिस ने रॉबर्ट हॉवेल्स से पूछताछ की, लेकिन वह साफ मुकर गया। उसका पॉलीग्राफ टेस्ट लिया गया, उसमें वह पास हो गया, इसीलिए उसे जाने दिया गया। लेकिन पेगी को पूरा विश्वास था कि उसका पति ही हत्यारा है, इसीलिए वह उसकी बंदूक लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गई। लेकिन जांच में पता चला कि जिस बंदूक से हत्या हुई थी वह 38 कैलिबर की बंदूक थी, जबकि जो बंदूक पेगी ने पुलिस को दिया वह 32 कैलिबर की थी। पेगी लास्ट तक कहती रही उसका पति ही हत्यारा है, लेकिन सबूत न मिलने के कारण उसे छोड़ दिया गया। सस्पेक्ट 3, मैरी चार्ल्स लाजोई एंड वर्नन फॉक्स जूनियर। तीसरे सबसे बड़े संदिग्ध थे मैरी चार्ल्स लाजोय और उसका प्रेमी वर्नन फॉक्स जूनियर। ये दोनों प्रेमी जोरे मानसिक रूप से कुछ हिले हुए थे। मैरी को मुर्दों से पता नहीं क्या लगाव था कि वह अक्सर फ्यूनरल होम्स में घुस जाती और वहां से कफन चुरा लेती, तो वही वर्नन को कई बार लोगों के घरों में ताक झांक करते पकड़ा गया। सिम्स फैमिली की हत्या से एक हफ्ते पहले वर्नन को उनके बेडरूम में झांकते हुए देखा गया था। सिम्स फैमिली की हत्या के बाद पुलिस ने इन दोनों से अलग अलग पूछताछ की। उन्होंने बताया कि वे हत्या वाले दिन फिल्म देखने गए थे और उनका 2 फिल्म देखने का प्रोग्राम था। जबकि इन्होंने जहां से टिकट खरीदा था उस व्यक्ति ने बताया कि ये दोनों सिर्फ एक फिल्म के लिए रुके थे। वर्नन ने बताया कि फिल्म के बाद हम दोनों ने शारीरिक संबंध बनाया, जबकि मैरी ने साफ मना करते हुए कहा कि हमने पिछले 1 साल में किसी भी प्रकार से शारीरिक संबंध नहीं बनाया है। इन दोनों की बातों में कॉन्ट्रडिक्शन था, लेकिन इन दोनों की मानसिक स्थिति को देखते हुए केस की जांच कर ऑफिसर्स ने इन्हें सीरियसली नहीं लिया और इन्हें जाने दिया। बाद में वर्नन और मैरी ने आपस में शादी कर ली, लेकिन 1986 में दोनों का तलाक हो गया। तलाक के बाद 1987 में मैरी वापस तल्हासी आ गई। उसने इस केस की जांच कर रहे ऑफिशियल से दोबारा कांटेक्ट किया और 6 घंटे की लंबी इंटरोगेशन में कई खुलासे किए, लेकिन हत्या में शामिल होने की किसी भी बात से इनकार कर दी। उसने ऑफिशियल से कहा कि अगर हम कबूल कर लेते हैं कि हत्या मैंने और वर्नन ने की है तो आप क्या करेंगे? ऑफिशियल्स ने कहा, हम आपको अच्छे मेंटल हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजेंगे। लेकिन मैरी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने के बजाय इनाम की राशि लेकर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करना पसंद करूंगी। इतनी लंबी इंट्रोगेशन के बाद भी अधिकारियों के हाथ ऐसा कुछ नहीं लगा कि जिससे इनमें से किसी को दोषी ठहराया जा सके। खैर, पुलिस ऑफिसर्स के तमाम कोशिशों के बावजूद आज भी यह केस अनसुलझा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।